पहले नैब के कवानीन में तब्दीली की गई और उस वक्त चहमगोइयाँ थीं कि क्या होगा, चेयरमैन नैब को भी बदला जा सकता है। अब खबरें आ रही हैं, ज़राए से खबरें ये हैं कि जी चेयरमैन नैब को भी तब्दील किया जा रहा है और जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब जो सऊदी अरब में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे बतौर सफ़ीर, उनको अब चेयरमैन नैब लगाने की खबरें गर्म हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपके पास ही हम आते हैं जब भी इस तरह की कोई बात होती है। क्या खबरें हैं, क्या वजह है? अब वो जो आप विज़डम की बात कर रहे थे, इसमें क्या चक्कर है? टोटली फॉल्स ये न्यूज़ है और जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे जब मेरी बात हुई है, अभी तक कहीं पे कोई कंसल्टेशन किसी तरह की प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुई है इस हवाले से। अच्छा। किसी इनको हंगरी में मेरे ख्याल में इनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है। अच्छा। फर्दर वहाँ से सऊदी अरब से, और सऊदी अरब में राठौर साहब को भिजवाया जा रहा है। तो ये ज़राए की खबर है, लेकिन नैब के हवाले से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ही हैं अभी फ़िलहाल, और जब भी उनको हटाने के लिए बातचीत का आगाज़ होगा, मुशावरत होगी, तो इंशाल्लाह आपके ही प्रोग्राम में ख़बर भी दी जाएगी। तो अभी तक की जो ये खबर है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। बस ये इस तरह से खबरें कई दफ़ा चला दी जाती हैं और जाहिर है कि फिर इस पर सोचा जा रहा था कि क्या होता है। इसका ओरिजिन भी बता दूं, अगर आप कहें तो आपको ओरिजिन बता देता हूं। कराची से ये खबर जनरेट हुई थी। अच्छा। और क्योंकि ठीक है सर, आपने बता दिया, हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन ये भी आपने साथ बता दिया कि रद्दोबदल जरूर हो रही है, लेकिन वो कुछ चेयरमैन नैब के हवाले से बात ये है कि ये तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक नहीं है ये चेयरमैन नैब लगाना। ये तो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक कंसल्टेशन करेंगे, और अगर उनमें इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। तो ये तो एक प्रोसीजर है, और उसमें गवर्नमेंट नाम प्रपोज तो कर सकती है, पैनल प्रपोज तो कर सकती है, ये तो नहीं कह सकती कि इसको लगाना है। पहले बड़े गवर्नमेंट ये इशारे दे चुकी है कि जी चोर से तो नहीं हम पूछ सकते तफ्तीशी किसको लगाना है। लेकिन सर उसके बावजूद जो अमेंडमेंट के बाद भी जो है उसमें भी एक ड्यू प्रोसेस है। आप उसमें कंसल्टेशन है, जरूरी नहीं कि जो इमरान खान चाहेंगे वही लग जाएगा। अगर अपोजिशन नहीं मानती या उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है तो फिर मामला आगे चला जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा सर, अब मैं मुर्तज़ा साहब से एग्री करता हूं। अच्छा सर, अगली खबर है सर, अगली खबर आसान कर देता हूं, एक जुमले के अंदर आसान कर देता हूं। मुल्क महफूज हाथों में है, अच्छा, हुकूमत नहीं। अच्छा चलें, ये भी आपने काफ़ी बात कर दी है एक जुमले में। मैं इस पर अब ज़्यादा इस पर तशरीह में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन सर एक ख़बर है, अब दिल थाम कर आप लोग सुन लें, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आप लोगों ने नाराज़ हो जाना है, गुस्सा आप लोगों को बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि मुल्क में महंगाई की एक और लहर आ रही है। अब समझ नहीं आती कि पहले हमने कहा जी महंगाई का तूफ़ान आया है, अब ये तूफ़ान प्लस आ रहा है, ये कोई उससे भी बड़ा सुनामी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। डॉलर 175 से ऊपर, और ये भी पता नहीं है कि अब ये कितना ऊपर अभी और जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रही। 7 से 9 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा होने वाला है नवंबर से, ये भी खबरें हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खबरें ये गर्म हैं कि इसका इम्कान है। और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर गई हैं। एक सिर्फ उम्मीद की किरण है कि अगर अगले चंद दिनों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, कीमतें गिरती हैं पेट्रोल की, तो फिर ही शायद कुछ रिलीफ मिल सके, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत टैक्सेस को, पेट्रोलियम लेवी को जिस कदर नीचे ले गई है, इससे नीचे ले जाना इसके लिए मुमकिन ही नहीं है। वरना तो आलिम मालियाती इदारे कहेंगे कि हो क्या रहा है, गेम क्या हो रही है ये। अच्छा, और सब्सिडी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो आपके पास जितने इस वक्त सरकारी ख़जाने में डॉलर्स पड़े हुए हैं वो तो दिनों में ख़त्म हो जाएंगे अगर आपने सब्सिडी देना शुरू कर दी कि जी बाहर से महंगा ख़रीद रहे हैं और यहाँ आपने सस्ता देना शुरू कर दिया। और ख़बर इसके अलावा ये है कि इसके बाद जो तूफ़ान आने वाला है उसका आप तसव्वुर करते हुए भी कांप जाएंगे। अब बाबर डोगर साहब, हुकूमत ने 3 माह में मज़ीद 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया है। कर्ज लेती जा रही है, डॉलर फिर भी नहीं गया, सोना महंगा हो गया, पेट्रोल और मज़ीद महंगा किया जा रहा है, गैस पहले ही अवेलेबल नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये जो आप मैं हैरान हूँ कि एक टीवी चैनल पे जनाब एक साहब जो है वो तबसरा कर रहे थे कि जनाब जितनी ज़्यादा आपकी वो बढ़ती है, तरक्की होती है, तो डॉलर जो है वो उतना ही कम हो जाता है।
और डॉलर इसलिए कम होता है कि जनाब बाहर से इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाती हैं, और जब इंपोर्ट बढ़ जाती है तो डॉलर जो है वो बाहर चला जाता है और इससे आपका जीडीपी जो है वो ऊपर चला जाता है। उसामा साहब, जितनी गैस महंगी होगी, जितना पेट्रोल महंगा हो गया, जितनी बिजली महंगी हो गई, मुझे तो ये लग रहा है कि आपको एक्सपोर्ट करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मेरा मतलब फैक्ट्री चलेगी तो आप कुछ बाहर भेजेंगे, फैक्ट्रियाँ तो चलनी नहीं है। और मुझे तो ये लग रहा है कि बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा हो जाना है। जिस तरह से ये चीज़ों को महंगा किया जा रहा है, बाहर आपकी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं रह जानी, कैसे बेचेंगे। और जहाँ तक गरीब आदमी है वो तो अब बेचारा जो है वो तो वो हथियार फेंक बैठा है। मेरा मतलब उसमें तो बिल्कुल नाउमीदी और मायूसी जो है वो उसके अंदर है, और गवर्नमेंट के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सर अब मुझे एक बात बताएं, बात इमरान खान साहब बड़े बार करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, यहाँ पर रज़ाक दाऊद साहब और ये जो पूरा एक कार्टेल उन्होंने अपने साथ बैठाया हुआ है, जो उनके एसेट तो चेक करें, वो जो उनकी पॉलिसीज है उनसे वो तो खरबपति वो बन गए, उनके पैसे में तो इजाफा होता जा रहा है, और उन्हीं की वही कार्टेल जो है वो गवर्नमेंट चला रहा है, वो कार्टेल जो है उन्हीं की पॉलिसीज चल रही हैं। बड़ों पे इनकम टैक्स लगता नहीं है, बड़े जो हैं उनको सब्सिडीज दी जा रही हैं, बड़े जो हैं वो सारी चीज़ें जो है जो वो चाहते हैं उस तरह की पॉलिसी ले आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी जो है उसको मारा जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि जो आप GST लगाते हैं वो तो बेचारा गरीब आदमी जो है वो भी उतने टैक्स पे कर रहा है जितना रज़ाक दाऊद टैक्स पे कर रहा है या कोई और टैक्स पे कर रहा है। जो टैक्स कलेक्शन है, जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए, वो टैक्स उनसे आप लेने के काबिल नहीं है। आपकी जो टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ रहा है वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल पे जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है वही है, या GST के जरिए जो कलेक्शन हो रही है वही है। इसके अलावा आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन है क्या? अच्छा, आप तो ये कहते थे जी मैं तो अमीरों से जेबों से पैसे निकालेंगे और गरीबों में बांटेंगे। तो मुझे बता दें कि 3.5 साल में कौन से अमीरों से इन्होंने पैसे लिए और किन गरीबों में बांटे, बता दें। अब तो जो IMF है उसने तो ये भी पाबंदी लगा दी कि आपने सब्सिडीज भी नहीं देनी, तो वो जो सब्सिडीज की सारी प्लानिंग थी वो भी सारी खत्म हो गई। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगले 3-4 महीने में ये मुल्क यहाँ ये किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। अच्छा, अब गुलाम साहब 70 साल के आपने जो बात की है डोगर साहब, जी डोगर साहब आपने जो बात की ना कि वो मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई। उन्होंने कहा था मैं गरीबों से लूंगा और अमीरों को दूंगा। सर यही हो रहा है, यही हो रहा है, यकीन जाने यही हो रहा है। यही आपको कहा ये था उन्होंने कि यार मैं गरीबों को गुर्बत का खात्मा कर दूंगा, तो वो खात्मा बिल खैर हो रहा है गुर्बत का। वो गरीबों को दवाइयों की शक्ल में, आटे की शक्ल में, चीनी की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी कारकर्दगी कहीं कहीं आपकी सिफर से ज़्यादा नजर आती है। अच्छा, वहाँ से पैसे सक किए जा रहे हैं और चंद एक हाथ हैं कहीं कहीं माफिया। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि महंगाई ज़रूर हुई है। ये जो अब ताज़ा लहर आई है, पेट्रोल एकदम इतना जो ऊपर गया, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। यानी मैं ये कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी फेयर होना चाहिए कि ये कोई ताज़ा बयान नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि जी महंगाई हो रही है, ज़रूर हुई है, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है, लिहाजा वो महंगाई का इतना इम्पैक्ट ही नहीं आता। अब मेरे इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी आमदनी बड़ी होगी। तनख्वाहदार की कहाँ आमदनी बढ़ी है? सरकारी चंद लाख लोग हैं जिनकी सरकारी तौर पर तनख्वाह बड़ी होगी, प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं बढ़ी। तो करोड़ों लोग तो वहां पर रोजगार कमाते हैं। अब 70 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। ये सरकारी विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट बताएं अगर, तो 70 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। खाने पीने की अशिया में 2 गुना इजाफा हुआ है पिछले 3 साल में, सिर्फ 3 साल। यानी 70 साल आप सोचें कहाँ और कहाँ 3 साल। तो घी, तेल, चीनी, आटा और मुर्गी गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। कहाँ गलती कहाँ हुई है? ये तो नहीं हो सकता इमरान खान साहब आए और जानबूझकर ये आए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं बात सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त तंज कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकती किसी की भी पॉलिसी कि जनाब वो लोगों को अपने खिलाफ कर लेगा, आएगा और जनाब 3 साल में इतनी महंगाई कर देगा कि उसके बाद लोग कहें कि जी हमने तो उसको वोट देकर गलती कर दी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। गलती क्या हुई? सोचा था कि टैक्स कलेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेंगे, वो नहीं हो सका। कोई एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, वो नहीं हो सका। कहाँ गलती हो गई? हवा में बातें की थी, मैं प्रैक्टिकली उनके पास था ही कुछ नहीं। अर्ज करूं मैं आपसे अर्ज करूं कि असद उमर साहब जब ये गवर्नमेंट अभी बनी नहीं थी, इलेक्शन से तकरीबन कुछ 4 महीने पहले की बात है, उन्होंने हमें बुलाया इकॉनमी के रिपोर्टर्स को और उनसे बात करने लगे, जिसमें टॉप ब्रास इकॉनमी रिपोर्टर्स शामिल थे, 10-12 लोग थे।
उसमें उन्होंने कहा कि जी हम मईशत को इस तरह से एक ब्लूप्रिंट उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा हम इसको इस तरह से चलाएंगे। तो सवाल वहाँ पे मेरा भी था, काफ़ी लंबी डिबेट थी 2-2.5 घंटे की। तो हर शख्स ने यहाँ 5-7 लोगों ने बड़े सवाल इस हवाले से किए थे कि आपके पास प्रोडक्शन यानी कि पैदावार कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, डॉलर्स कहाँ से आएंगे। ठीक है। तो उनके पास उस वक्त भी कॉन्क्रीट कोई रिप्लाई नहीं था। उन्होंने कहा जी ये हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी इतने पैसे भेज देंगे। वहाँ मुराद सईद साहब का वो बयान भी डिस्कस हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि IMF के मुंह पे मारेंगे और उसके ऊपर करेंगे। अच्छा। तो वो सारा हर चीज़ डिस्कस हुई थी। लेकिन वहाँ यकीन मानिए कि उस दिन जी। जब हम चाय पे ब्रीफिंग के बाद बैठे हुए थे, सब रिपोर्टर्स ने ये बात की। तो उन्होंने कहा ये खाली खोली ये पुलाव है। अच्छा। वो इस किस्म का पुलाव है जिसमें पूरे मसाले डाले गए हैं। अच्छा। और जब देखकर ढक्कन उठेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। तो ये बात आज अभी तक ब्रेक है, वही बात है। मैं आपको और चीज भी बता दूं। चलिए सर आगे बात कर लेंगे सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।